बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑब्ज़र्व करेंगे रजिस्टर की एक ऐसी काइंड जो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है। इससे पहले हमने रजिस्टर की वेरिएबल वैल्यू पढ़ी थी, लेकिन वो ऐसी थी कि जिसको हम खुद हाथ से मूव करके वेरी करते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होता है और इस सेंसर को हम थर्मिस्टर का नाम देते हैं। थर्मिस्टर thermistor is a heat sensitive resistor थर्मिस्टर एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है और ये एक्रोनिम है, यानी मुखफ़्फ़ है दो अल्फाज का। थर्मिस्टर का जो पहला लफ्ज़ है THER, ये टेम्परेचर से अख़ज़ किया गया है, हीट से अख़ज़ किया गया है। और लास्ट इसका रजिस्टर वाला लफ्ज़ जो है ये अख़ज़ किया है रेजिस्टर के लास्ट वाले लफ्ज़ से, तो इससे ये थर्मिस्टर कंप्लीट होता है। ये प्योरली हीट के ऊपर डिपेंड करता है। हीट की चेंजिंग की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो नॉर्मल रेजिस्टर्स होते हैं उसमें हीट का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट आलमोस्ट ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज होने से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। लेकिन थर्मिस्टर चूँकि प्योरली हीट को ही सेंस करने के लिए बनाया जाता है, तो टेम्परेचर में माइनर चेंज भी रेजिस्टेंस में लार्ज चेंज लेके आती हैं, जिससे हमारी डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती हैं। अब ये टेम्परेचर के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है, तो टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम होती है या फिर टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ भी सकती है। मतलब ये दो तरह के जो थर्मिस्टर्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी। तो हम इसमें देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मिस्टर। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स हैं ये इनकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हैं उसकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होती है। हमारे पास ऐसे भी अब मार्केट में थर्मिस्टर्स अवेलेबल हैं जो वेरी स्मॉल टेम्परेचर को सेंस करने के लिए भी बनाए जाते हैं, अप टू 10 केल्विन। 10 केल्विन को सेल्सियस में देखें तो ये -263 डिग्री सेल्सियस है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हमारा वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उससे नीचे टेम्परेचर -263 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि सेंसिटिव थर्मिस्टर
कैन सेंस टेम्परेचर अप टू 10 केल्विन, 10 केल्विन तक ये टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। फिर बात आती है कि ये थर्मिस्टर बनाए कैसे जाते हैं, किस तरह से बनते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड, निकल, कोबाल्ट और आयरन, इनके मिक्सचर को हम बेक्ड कर लेते हैं। उसकी बेकिंग के बाद हम इस थर्मिस्टर को बनाते हैं। इसको डिफरेंट इश्काल में बनाया जाता है। ये बीट की शक्ल में, रिंग की शक्ल में, सिलेंडर की शक्ल में, जिस तरह की हमारे पास अवेलेबल स्पेस हो उसके अकॉर्डिंग हम इन थर्मिस्टर्स को बनाकर वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो बकाया स्पेस बचती है वो इस तरह की है कि वहाँ पे एक रिंग नुमा थर्मिस्टर ही आ सकता है, तो हम रिंग नुमा थर्मिस्टर को ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप थर्मिस्टर बना रहे हैं, एक सर्किट बना रहे हैं, वहाँ पे एक सिलेंडर की जगह खाली है, वहाँ पे आप थर्मिस्टर, सिलेंड्रिकल थर्मिस्टर जो है वो पुट कर सकते हैं। इसके शेप डिफरेंट अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट शेप के थर्मिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन थर्मिस्टर को यूज़ करके हम हीट को सेंस कर लेते हैं और उस हीट के ज़रिए, हीट के सेंसेशन से हम अपनी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन हमारे लैपटॉप में लगा हुआ थर्मिस्टर एक ख़ास हीट अचीव करने के बाद हमारे लैपटॉप को शट डाउन कर देता है और हमारे उन कंपोनेंट को बर्न आउट होने से बचा लेता है जो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव हैं और हीट की वजह से वो बर्न हो सकते हैं। इसी तरह रूम में लगे हुए एयर कंडीशनर जब एक ख़ास टेम्परेचर रूम का अचीव हो जाता है तो उसमें लगा हुआ थर्मिस्टर उस टेम्परेचर को सेंस करने के बाद उस एयर कंडीशनर को ऑफ़ कर देता है। हमारी इलेक्ट्रिकल आयरन में लगा हुआ थर्मिस्टर एक ख़ास हीट के बाद उस इलेक्ट्रिकल आयरन को ऑफ़ कर देता है। इस तरह हमारी फ्रीज़र या फ्रिज में लगा हुआ थर्मिस्टर उस फ्रीज़र या फ्रिज का एक ख़ास टेम्परेचर अचीव होने के बाद उसको शट डाउन कर देता है। ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं थर्मिस्टर की जो कि हम इससे अचीव कर सकते हैं। ये हमारी मार्केट के अंदर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो हैं वो अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की डिफरेंट काइंड्स पढ़ने के बाद अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम रेजिस्टेंस में ये चीज़ जज कर सकें कि इसमें कितनी पावर सप्लाई और कितनी पावर डेसिपेशन होती है। तो हम इस चीज़ को लिखते हैं पावर सप्लाई एंड पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स। कि रेजिस्टर्स के अंदर पावर सप्लाई और पावर डिसिपेशन जो है इसको अगर हमने फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे। सपोज करें कि हमारे पास एक बैटरी ई है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज बैटरी ई। ये ई बैटरी हमारे पास एक रेजिस्टेंस आर है। इस रेजिस्टेंस आर को सप्लाई करती है करंट यानी पावर। तो हमने उस पावर सप्लाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है और पावर डेसिपेशन की वैल्यू भी फाइंड करनी। पावर को अगर हम डिफाइन करें तो हम रेट डन ऑफ वर्क का नाम लेते हैं कि उसको पावर सप्लाई का नाम दे क्या करते हैं। सपोज करें कि इस बैटरी ई ने एक वोल्टेज इस्टेब्लिश की है जो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में है, डेट इज़ वोल्टेज वी। ये हमने इस्टेब्लिश कर दी। तो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान वी वोल्टेज ने आई करंट फ्लो करवाया रेजिस्टेंस आर में से। वी वोल्टेज
supply I current in a resistance capital R। होता कुछ यूं है कि V वोल्टेज एक्चुअली में उस रेजिस्टेंस के एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से Q चार्जेस को T टाइम में पास करता है। तो उन Q चार्जेस को T टाइम में पास करने का मीनिंग ही करंट I होता है। तो वोल्टेज V की ये वोल्टेज V की वजह से चार्जेस Q पास करते हैं इन टाइम डेल्टा T। डेल्टा Q चार्जेस pass through a cross section in time delta t। और उन चार्जेस को पास करने के लिए इस बैटरी को एक वर्क डन करना पड़ता है, मतलब मूव करवाना है तो उस मोशन के लिए इसको एक वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन पर यूनिट टाइम जितना होगा उसको हम पावर सप्लाई का नाम देंगे। पावर सप्लाई इज डिफाइंड एज द वर्क डन on charges per unit time, that is called power supply। Power supply that is equal to work done per unit time, W ओवर डेल्टा टी। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज डिफाइंड एज इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी उस चार्ज Q और पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से वर्क डन होता है, जैसे आप Q डेल्टा V का नाम भी दिया करते थे। अब यहाँ पे डेल्टा V के बराबर ही है, तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा Q इंटू डेल्टा V की जगह V आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T ये चीज़ इतनी, ये हमारे पास रेट फ्लो ऑफ चार्जेस बन जाएगा। रेट फ्लो ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज करंट, तो हम इसको I इंटू V भी कहा जा सकता है या V इंटू I लिखा जा सकता है। पावर सप्लाई P इज इक्वल टू VI के बराबर आ जाएगा। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के बाद अब हमें अगली जिस चीज़ की फ़िक्र है वो है पावर डेसिपेशन। अगर करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहे हैं, जितने चार्जेस जा रहे हैं वो वापस सारे बैटरी तक आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी एनर्जी खर्च करके आएंगे, यानी सारी की सारी पावर खर्च करके आएंगे। तो उस केस में हम कहेंगे पावर सप्लाई एंड पावर डेसिपेशंस आर इक्वल। तो हमारे पास पावर डेसिपेशन is equal to पावर सप्लाई। पावर डेसिपेशन को हम सिंपल P से लिख के इसे VI के बराबर इसे भी लिख सकते हैं। दिस इज P प्राइम कह ले और इसे P का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास पावर डेसिपेशन आ गई। पावर डेसिपेशन P इज इक्वल टू VI। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस पावर डेसिपेशन को इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस लिखें तो फिर हमें ओहम्स लॉ की ज़रूरत है और V की वैल्यू लिख देते हैं।
V इज इक्वल टू आई आर होता है कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस है, इन दो के दरमियान में, इन्हीं के दरमियान की रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इन्हीं के दरमियान की करंट फ्लो आई, तो P इज इक्वल टू वी आई के बराबर आ जाएगा। मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू वी आई को ओहम्स लॉ टेल्स अस V इज इक्वल टू आई आर, और अगर मैं इस को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूं, पुट इन अबव इक्वेशन, तो मेरे पास P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई आ जाए, डेट इज आई स्क्वायर आर आ जाए, या ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। इसको हम और ये भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V ओवर R। ये चीज़ इसमें I की जगह पुट करें, हमारे पास पावर की इक्वेशन बन जाएगी V इंटू वी ओवर कैपिटल R, डेट इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर कैपिटल R। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन हाउ मेनी फॉर्मूलाज फॉर पावर डेसिपेशन। तो पावर डेसिपेशन के हमारे पास तीन फॉर्मूला बन गए कि P इज इक्वल टू वी आई, वी स्क्वेयर ओवर आर, आई स्क्वेयर आर। ये फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला, ये तीन हमारे पास पावर डेसिपेशन के बाद। और पावर सप्लाई का फॉर्मूला ये हमारे पास है V इंटू आई। पावर डेसिपेशन क्या हमें इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देती है? पावर डेसिपेशन से हमें इस चीज़ का इल्म होता है कि अगर वोल्टेज और करंट आपको दे दिए जाएं तो आप उस अमाउंट ऑफ पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारे उस एलिमेंट के अंदर डेसिपेट होनी, या हमें रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंपोनेंट और वोल्टेज की वैल्यू दे दी जाए तब भी हम इस पावर डेसिपेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हमें करंट फ्लो और रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी जाए तब भी हम पावर डेसिपेशन जो है उसको निकाल सकते हैं। इन तीनों तरीक़ों से हम पावर डेसिपेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये पावर डेसिपेट होती है तो ये किस टर्म के अंदर, एनर्जी की किस शक्ल के अंदर जो है वो चली जाती है। इससे पहले हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट देख चुके हैं, वहाँ पर जो हीट एनर्जी निकलती थी उसका फार्मूला मैंने बताया था आपको आई स्क्वायर आर टी। एक्चुअली में वो फार्मूला इधर से निकल सकता है। मसलन अगर आप पावर की जगह आई स्क्वायर आर लिखें, वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है टाइम टी, टी इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो वर्क डन बराबर आ जाएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी आई स्क्वायर आर पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो आई स्क्वायर आर टी उस वर्क डन के बराबर होगा, और वो वर्क डन हीट एनर्जी की टर्म में खर्च हो जाता है या निकल जाता है। तो बेटे हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि जो पावर हम किसी कंपोनेंट को देते हैं वो पावर वो एनर्जी की किसी दूसरी किस्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो पावर खर्च करके किसी दूसरी किस्म में कन्वर्ट करता है। मसलन हमारे पास साउंड के लिए हम स्पीकर यूज़ करते हैं। स्पीकर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्टेज और करंट की टर्म में लेता है और वो कन्वर्ट कर देता है उसको साउंड में। अब हम खुद चाहते हैं कि हमारी पावर मैक्सिमम खर्च हो, मैक्सिमम डेसिपेट हो। अगर वो डेसिपेट होगी तो पावर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल जाएगी, लेकिन अगर वो डेसिपेट नहीं होगी तो पावर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में नहीं बदलेगी। मसलन अगर आपके स्पीकर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे स्पीकर आप किसको मानेंगे, जो ज़्यादा पावर खर्च करेगा या कम खर्च करेगा? तो हम कहेंगे जो ज़्यादा पावर खर्च करेगा। रीज़न, क्योंकि जब वो ज़्यादा पावर खर्च करेगा तो ज़्यादा साउंड एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी। अगर वो कम पावर खर्च करेगा तो कम साउंड एनर्जी देगा, जिससे हमें वो प्रॉपर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसी तरह अगर हम फ़ैन घर में लगाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उससे ज़्यादा हवा हासिल की जाए, यानी मैकेनिकल एनर्जी, घूमने वाली एनर्जी हासिल की जाए।
तो हमारा अच्छा फ़ैन वही होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करेगा। जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, उसको खर्च करेगा, तो हमें ज़्यादा हवा देगा, यानी ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी देगा। इसी तरीके से हम ऐसी डिवाइसेस जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनको देखें, लाइट को देख लें, बल्ब को देख लें, तो हम ऐसा बल्ब पसंद करते हैं जो ज़्यादा रोशन हो, ज़्यादा लाइट दे। तो ज़्यादा लाइट एनर्जी तभी देगा वो जब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर खर्च करने के लिए, पावर डेसिपेट करने के लिए ही हम अपने एलिमेंट्स को बनाते हैं। हमारे वो एलिमेंट्स जो ज़्यादा एनर्जी को खर्च करते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी दे भी रहे होते हैं इन टर्म ऑफ अनदर डिवाइस। तो डिवाइस का बेसिकल मकसद ही ये होता है कि हम एनर्जी की किसी दूसरी शक्ल को अच्छे तरीके से हासिल कर सकें, और वो उसी वक्त मुमकिन है जब ये एनर्जी की ये वाली किस्म जो है वो अच्छे तरीके से खर्च होगी। पावर सप्लाई सिर्फ उस वोल्टेज का नाम है और उस करंट का नाम है जो बैटरी ने वोल्टेज देनी है और करंट फ्लो करवाना है। पावर डेसिपेशन रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली करंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये पावर डेसिपेशन और पावर सप्लाई के फार्मूलेज हैं। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो फार्मूला I²RT था वो I²R पावर था मल्टीप्लाई बाय T, तो ये आपके पास हीट एनर्जी आपको मिल जाती। तो आप जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी लेना चाहते हैं उस इलेक्ट्रिकल हीटर में उतनी ज़्यादा पावर डेसिपेट होनी चाहिए, तब आपको जाकर ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो मिल रही होगी। इट्स ऑल अबाउट योर पावर डेसिपेशन एंड पावर सप्लाई। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।